हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है कम्पिटिटिव क्लब। ठीक है, देख लीजिए कम्पिटिटिव क्लब। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ठीक रात के 9 बजे आपका जीएस का चैनल स्टार्ट है, वो भी कहाँ से? ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से। ठीक है, आपका जो साइंस का बैच है स्पेशल रात के 9 बजे चलता है। इसमें आपका लगभग फिजिक्स पूरा ख़त्म हो गया है। एक खाली क्लास रह गया ग्रेविटेशन का, जो हम लोग आधा कल किए थे और आधा आज करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या, आज पूरा हो ही जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कम्पिटिटिव क्लब चैनल है जिस पे आप लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक, हम लोग का जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन स्टार्ट था। आधा टॉपिक लगभग कल हुआ था और आधा टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा था? ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन कल हम बताए थे, थोड़ा सा आज फिर से थोड़ा जल्दी जल्दी हम कह देते हैं कि ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण ऐसी दो वस्तु के बीच लगता है। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि दो ऐसी वस्तु के बीच लगेगा जिसके पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए था? मास होना चाहिए था। मास होना जरूरी है, कितना हो इस पर डिपेंड नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कुछ ना कुछ अपना मास होना चाहिए उनके पास। ठीक है, और जो फोर्स है ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया बल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों मास के प्रोडक्ट के, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। ठीक, और अगर आपने ध्यान हो तो पूरा फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू बड़ा वाला जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और जो बड़े वाला जी था, अब कंफ्यूज नहीं होना, एक छोटा जी था एक बड़ा जी था। छोटे वाले जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बड़े वाले जी का वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू जो बड़े वाले जी का वैल्यू जिसने खोजा था उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश, और बड़े वाले जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसके अलावा जो कुछ पॉइंट बताए थे, एक पॉइंट बताए थे हम कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो एक वीक फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। और जब भी दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, भले मास एक के पास बहुत ज़्यादा हो एक के पास बहुत कम हो, लेकिन जब भी फोर्स लगाएंगे वो हमेशा एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ था। इसके अलावा एक पॉइंट और बताए थे कि दो फोर्स मतलब दो ऐसे मास जिसका वजन कुछ भी हो, एक बहुत ज़्यादा हो एक कम हो, और दोनों को अगर फ्रीली रूप से मुक्त अवस्था से नीचे छोड़ दें तो सबसे पहले कौन गिरता है? हाँ, दोनों साथ में गिरेंगे। ये नहीं कि जो भारी है वो पहले गिरेगा। ये चीज़ पे कल बहुत अच्छे डिटेल से चर्चा किए थे इसको हम लोग। ठीक है, इसके अलावा और एक बताए थे कि क्या हर जगह जी का मान सेम होता है? तो नहीं, हर जगह नहीं, हर जगह अलग अलग होता है ना। अगर हमको किसी भी जी का मान अगर निकालना हो कहीं पे भी कि कितना होगा, तो फॉर्मूला था स्मॉल जी बराबर बिग जी एम बाई आर स्क्वायर। एम क्या होता था? मास ऑफ द प्लेनेट, और आर होता था रेडियस ऑफ द प्लेनेट, कितना वो रेडियस है। अर्थ का मास याद है अराउंड लगभग हम 6 × 10⁻24 kg लेते हैं। और रेडियस का बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, और जी का वैल्यू आप जानते ही हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ तक हमारा लगभग कल क्लास हो गया था। आज हम उससे आगे करते हैं। ठीक है, आज हम कुछ चर्चा करते हैं जैसे कि मास के ऊपर। मास बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं कि कुछ मास होता है। द्रव्यमान। ठीक, अब ये द्रव्यमान मास है क्या? ठीक है, तो जैसे हम वो लोग बात करें आपस में कि आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप छूटते ही तुरंत एकदम बोलिएगा कि सर हमारे अंदर 60 kg है, हमारे अंदर 55 kg है, हमारे अंदर 72 kg है। यही ना बोलिएगा। कहिएगा कि हमारे अंदर 22 kg है, कोई कहेगा 40 kg है, कोई कहेगा 80 kg है। तो ये सब आप वजन बताइएगा। क्यों?
क्योंकि आपको बचपन से ये बताया गया है कि वजन हमेशा किस में होता है, केजी में। हम लोग चीनी जाते हैं, चावल लेते हैं, क्या कहते हैं, 1 किलो तौल दीजिए, है ना। तो जो चीज केजी में बोल रहे हैं वो चीज हम वजन बोल रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स क्या कह रहा है कि नहीं, अगर आप केजी में बोल रहे हैं तो आप वजन नहीं बता रहे हैं अपना, आप अपना द्रव्यमान यानी कि मास बता रहे हैं। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिसका यूनिट क्या हो, केजी हो। केजी का मतलब समझ गए, किलोग्राम। जिसका यूनिट हम किलोग्राम में बता रहे हैं, किलोग्राम में, वो क्या है, मास है। तो ये क्या है सर, मास। जैसे मास केजी बता रहे हैं तो वजन नहीं। अरे वजन जो होता है, वेट जो होता है, केजी में आप बोल रहे हैं तो वो आप लोग मास बता रहे हैं। ठीक है, वजन। और वेट का जो यूनिट होता है, वेट का जो मात्रक होता है, वेट का मात्रक, वेट का यूनिट, वेट का यूनिट होता है हमेशा और हमेशा न्यूटन में। ठीक, किसमें, न्यूटन में। अब न्यूटन में क्यों होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी। जिसमें डब्ल्यू से तो क्या हो गया, हमारा वेट हो गया, एम से क्या हो गया, मास हो गया, और जी से हो गया ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, TATIO, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल, एक्सेलरेटेड। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमको जैसे कोई वेट निकालना है, हमको निकालना है वेट, तो हम क्या कहेंगे, mg। अब किसी का मास, जैसे यहाँ कह दे कि क्वेश्चन यहाँ पे कि मास है 60 kg, तो उसका वजन कितना होगा। तो वेट बराबर हमको वजन निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, वेट बराबर हमको पता है कि mg होता है। अरे ये तो हम कॉम्पिटिटिव क्लब के चैनल पर पढ़े थे कि वजन अलग होता है, मास अलग होता है, और वहाँ पे क्या बताया गया था, वेट बराबर mg। तुरंत अब एकदम दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना आपके कि वेट बराबर क्या होता है, mg। मास कितना, 60, और जी कितना, 10, और ये हो जाएगा 600 न्यूटन। यानी कि वजन कितना, जिसका मास 60 kg, उसका वजन कितना हो गया, 600 न्यूटन। इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, वजन निकालते हैं। समझ गए। एक आप लोग के लिए होमवर्क है, एक 85 kg निकालेगा आप लोग, एक निकालेगा 72 किलो, एक निकालेगा 62 किलो। ये सब का आप लोग वेट निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर आंसर इतना होगा। ठीक है, तो ये हो गया मास, ये हो गया वेट। अब हम कहें कि जो ये मास है ना, मास बाबू, ये मास, ठीक है, जो ये मास है, मास, ये मास, ये हर जगह पर सेम होता है। हर जगह पर क्या होता है, सेम होता है। ठीक, मतलब कि मास किसी भी जगह पे चल जाइए, कोई वो उसमें वेरी नहीं करेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब कि सर जगह का मतलब क्या हुआ, यही ना पूछना चाहते हैं, है ना। देखिए जगह का मतलब हुआ, जैसे कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, सब आप लोग सब जानते हैं, ये जो चैनल है ठीक गया जी से है, एक इंडिया के, बिहार के एक बड़ा ही गांव, बड़ा ही एक जिला है गया जी, बहुत धार्मिक पवित्र जगह है, वहाँ से चल रहा है। तो अभी हम गया जी में खड़े हैं, तो यहाँ पे किसी वस्तु का मास मान लो कि 60 kg है। ठीक, अगर गया में खड़े हैं तो 60 kg है, यही अगर हम पटना चल जाए तब भी 60 kg। पटना की जगह कोई वस्तु अगर अमेरिका चल जाए तब भी 60 kg। अगर अमेरिका के इंग्लैंड पहुंच जाओ 60 kg, ब्रिटेन पहुंच जाओ 60 kg, स्विट्जरलैंड पहुंच जाओ 60 kg, नॉर्वे चल जाओ 60 kg, यहाँ तो पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पे चल जाओ तब भी 60 kg रहेगा, क्या, मास। अगर वोल्केनो आ रहा है, वोल्केनो के अंदर चल जाओ 60 kg, समुद्र के सबसे नीचे घुस जाओ 60 kg,
समझ आया? तो ये तो हो गया पृथ्वी का बात कि पृथ्वी के किसी भी कोने पे चल जाएंगे तो मास क्या होगा, कभी भी नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही रहेगा। समझ आया ये बात कि जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन यही नहीं, अगर पृथ्वी से बाहर चल जाओ ब्रह्मांड पे, चीज मंगल ग्रह पे चल जाओ तो और वजन जाके अपना वजन कह रहे मास जाके देखो तब भी 60 kg रहेगा। मंगल ग्रह क्या शनि ग्रह पे चल जाओ तब भी 60 kg, चांद पर चल जाओ 60 kg। मतलब कि दुनिया में अगर चौकोर मानते हो तो कोने, गोल मानते हो तो अपना जिस भी साइड चल जाओ, दुनिया के कहीं भी हिस्से में चल जाओ, मास चेंज नहीं होगा। बस यही चीज लिखा हुआ है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ आया कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन बदलता क्या है, वजन। क्या वेरी करता है, वजन वेरी करता है। क्यों? क्योंकि W बराबर क्या है, mg। मास तो नहीं बदलेगा लेकिन ये ग्रेविटी तो बदलता है ना, वेरी करता है ना। और ये चीज कल बताया गया था कि ग्रेविटी हर पॉइंट पे अलग अलग बताता है। याद कीजिए, कल का अगर याद हो तो पृथ्वी पर जी का मान 9.8 है, यही चांद पे चल जाओ तो 1.6, यही जुपिटर पे चल जाओ 25। ऐसे ही और का भी अपना मास पता करके और रेडियस पता करके उस प्लेनेट का आप निकाल सकते हैं। तो जी के कारण वेट क्या होता है, वेरी कर जाता है अलग अलग। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमारा कुछ भी वजन है, हम चांद पर चल जाएंगे तो हमारा कुछ अलग दिखाएगा, जुपिटर पर चल जाएंगे अलग दिखाएगा, वीनस पे चल जाओ, सैटर्न पे चल जाओ, मतलब जहां भी चल जाओ हर जगह वेट क्या करेगा, अलग अलग दिखाता है। ये होता है मास और वेट। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा एक चीज, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे हम क्वेश्चन यहां पे लिख दें, क्वेश्चन कि कोई 32 kg का ऑब्जेक्ट है शॉर्ट में, ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा। तो ये चीज हम बता चुके हैं कैसे होगा, वेट बराबर mg, m कितना है 32 और g का मान कितना है 10, यानी 320 न्यूटन। तो वेट को हमेशा न्यूटन में रखना है, ये चीज हो चुका है। लेकिन एक पॉइंट जो रह गया है कि जो वेट है अर्थ का, वेट है अर्थ का, तो मान के चलो कि कुछ भी होगा वेट मानते हैं, कुछ न्यूटन है, ठीक, वेट ऑफ अर्थ कुछ भी है। तो अगर हमको वेट ऑफ मून निकालना है, मतलब कि जो वेट ऑफ अर्थ कुछ भी 100 kg 200 kg आपको जितना मानना है मान के चलिए, लेकिन क्वेश्चन में अगर कहेगा कि मून पर कितना वजन होगा, चांद पर कितना वजन होगा, तो वो चीज रखना है याद कि वेट ऑफ अर्थ का छठा हिस्सा होता है मून का वजन। यानी कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, क्या बोले, आपका वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, तो चांद पर उसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन रह जाएगा। इसलिए आपने देखा ना वहां वजन इतना हल्का होता है कि लोग देखे होगा आपने वीडियो, जब नील आर्मस्ट्रांग जी गए थे वहां तो वो कूद कूद के चलते थे, क्यों, इतना हल्का वजन होने के कारण। ठीक है, ठीक, समझ गए ये चीज, ठीक। तो ये याद रखना है कि पृथ्वी पर, ये यहां लिखते हैं पॉइंट कि चांद पर यानी मून पर, चांद पर पृथ्वी के मुकाबले वजन, वजन नहीं वजन, वजन 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/6 होता है। समझ गए? तो ये पॉइंट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, समझ गए इस बात को? क्लियर? अब यहां से एक क्वेश्चन देते हैं हम, एक क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 66 kg, then find सिक्स kg ऑन अर्थ, लिख लो ऑन अर्थ, अर्थ पर। तो देन फाइंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून। ये तीन क्वेश्चन हमको फाइंड करना है, ठीक है? तो फाइंड हो जाएगा। अभी यही चीज ना हम लोग पढ़ रहे थे, अभी क्या कर रहे थे, यही चीज हम लोग कर रहे थे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है, अब इसमें कह क्या रहा है देखिएगा। कि क्वेश्चन में क्या दिया है, मास दिया है किस पर, मास दिया है अर्थ पर। अर्थ पर मास कितना दे दिया है, 66 kg, 66 kg, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है कि मास ऑन मून, मास निकालना है किस पर, मून पर। अब आप बताइए मून पर कितना हो सकता है मास, बताइए मून पर अगर मास निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं, कुछ आइडिया? तो मून पर अगर मास निकालना है तो कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ तो होगा, समझ गए? अरे समझ गए, मास चाहे मून पर हो, चाहे अर्थ पर हो, चाहे जुपिटर पे हो, सैटर्न पर हो, जमीन खोद कर घुस जाए, जमीन के ऊपर चल जाए, हवा में तैर रहे हो, समुद्र के अंदर घुसे हो, वोल्केनो पर बैठे हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर हम हो, मास कभी बदलता है क्या? नहीं ना, मास कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब कहेंगे कि जो मास अर्थ पर है वही मास किस पर होगा, मून पर होगा। किस पर, मून पर होगा। यानी मून पर भी मास कितना, 66 kg होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्या पूछ रहा है, वेट ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर वजन कितना होगा। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसका मास 66 kg है, 66 kg है, तो उसका जो वजन होगा वो पृथ्वी पर कितना होगा, निकलेगा? निकलेगा क्यों नहीं, कि फॉर्मूला हम जानते हैं गुरुजी, वो W बराबर mg, W बराबर mg, और m कितना दिया है 66, और ग्रेविटी कितना है 10। ऐसे होता कितना है, सब कोई बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्स में हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 660 kg। अरे kg, हाँ सही जवाब। क्या होगा, न्यूटन। क्यों, क्योंकि वेट हमेशा किस में होता है, न्यूटन में। वेट किस में रहेगा, न्यूटन में रहेगा, वेट हमेशा न्यूटन में। क्या समझ गए जी, समझ गए, ठीक है। अब बात करें थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अर्थ का निकल गया, वेट ऑन मून, मून पर क्या वेट होगा। हम जानते हैं कि जो वेट है किस पर, मून पर, अगर हमको निकालना है तो देखिए पहले ही बताए थे कहां पर, ये रहा। वेट ऑन मून निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वेट ऑन अर्थ अपॉन
6 यानी छठा हिस्सा हम निकालेंगे वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। अब अर्थ पे वेट कितना है? 660 न्यूटन। यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले, तो है ना, पहले निकाल लिए है ना, कितना? 660 न्यूटन और अपॉन में 6, और 6 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा कितना? 110। 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 0, यानी कि 110 न्यूटन। ये आएगा किस पर? वेट ऑन मून पर, यानी मून का वेट आएगा 110 न्यूटन। ठीक है, समझ गए? क्लियर? ऐसे ही ये एक क्वेश्चन था जो आता है, आप अपनी तरफ से यहाँ 66 लेके, ठीक, और हम आपको होमवर्क में देते हैं, कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है, यहाँ पर जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दो तरीके से लीजिएगा। 66 की जगह 105 kg ले लीजिएगा एक बार, और एक बार लीजिएगा 24 kg। बस ये दो चीज बनाइएगा, ठीक। या एक और दे देते हैं, तीसरा। फोर 4.2 kg, ठीक है। यही दो चीज है जिसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। कोशिश क्या, पूरा पूरा बनाना है, और इन तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कल से पहले, या शाम तक, कम से कम ये शाम तक, कल शाम तक, हाँ, मतलब शाम तक जब हम देखेंगे उस समय हम बता देंगे कि आंसर क्या है, तो कल तक आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अपना वेट और मास में क्या अंतर था, कैसे वेट होता है, कैसे मास होता है, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक कहता है यहां से छोड़ो सर्कल, देखो ऐसे ही देखिए। एक पॉइंट, अगला पॉइंट है कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। ये हम पृथ्वी लेके चल रहे हैं, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो ये वाला भाग है, ये आउटर सरफेस, ये वाला सब भाग जो है, ये वाला भाग, ठीक है। तो अगर हम इस भाग को देखें, ऊपर से लेके चलें, तो इसी का ना वैल्यू हम लोग कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर ऊपर के सरफेस पे जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम कहें कि इस पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं, ये पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी क्या होता है? कम होता है कि बढ़ता है? तो कहेंगे कि कम होता है। क्या होता है? पृथ्वी इस पे खड़े हैं, पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे ग्रेविटी क्या होता है? कम होने लगता है, ठीक है। तो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मान के चलो यहाँ 9.8 है, यहाँ पर क्या है? 9.8, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, 3, 2, 1, और एक टाइम आएगा कि एकदम जीरो हो जाएगा ग्रेविटी। एक टाइम क्या आएगा? ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। और जीरो वाले में अगर चल जाइए तो वहां आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बस उड़ते रहिए, ग्रेविटी है नहीं तो नीचे आ नहीं पाइएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया ऊपर, ऐसे बना भी देते हैं हम आपको, तो आपकी जानकारी के लिए, कि जितना ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, तो ग्रेविटी क्या होगा? ग्रेविटी डिक्रीजेज, DCREASES, डिक्रीजेज। ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा ग्रेविटी, ठीक जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है हमारा
कि ऊपर तो चल गए, अब नीचे आएंगे तो आते आते एक बार हम पृथ्वी के सेंटर पर आ जाएंगे। यहां पर क्या होगा, पृथ्वी का सेंटर होगा। तो इस सेंटर पर आते ही क्या होगा, तो ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही जितना पृथ्वी के नीचे जाएंगे ग्रेविटी भी डिक्रीज होने लगेगा। क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। यानी कि 9.8 यहां है तो इस पॉइंट पे 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 3 2 1 और गिनती में एक जीरो भी आता है तो सेंटर पर आके कितना हो जाएगा, ग्रेविटी जीरो। यानी ये कहेंगे कि सेंटर पर आके ग्रेविटी एकदम क्या हो जाएगा, जीरो। ग्रेविटी कितना, जीरो। तो यहां से क्या पता चला मेरे प्यारे भाइयों, क्या पता चला बताइए, प्यारे साथियों बताइए। यहां से हमको दो पॉइंट पता चला। पहला पॉइंट कि पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे, किधर, ऊपर। पृथ्वी ऊपर का मतलब, अरे ऊपर का मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं सर। पृथ्वी के ऊपर मतलब जितना ब्रह्मांड की तरफ जाएंगे, पृथ्वी से जितना ऊपर होते हम चल जाएंगे, वैसे ही ग्रेविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होता है। और यही बात, यही चीज लागू होता है किसमें, जितना हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे। पृथ्वी के नीचे जाएंगे, जितना पृथ्वी के ऊपर गए तो ग्रेविटी डिक्रीज हुआ, और जितना पृथ्वी के नीचे गए तब भी ग्रेविटी डिक्रीज होता है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि पृथ्वी के हम जितना नीचे की तरफ भी जाएंगे, यहां पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां नीचे की तरफ, तो यहां भी ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां भी ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कम होगा। डिक्रीज का मतलब याद रखना है, कम, कम होता है। और बात करें यहां का, इस पॉइंट का, यानी कि सेंटर का, अगर बात करें हम सेंटर का, सेंटर का, तो सेंटर यानी केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। केंद्र का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी के केंद्र पर। तो अगर बात करें पृथ्वी के केंद्र का, तो यहां पर ग्रेविटी कितना, जीरो। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र पर खड़ा है, कहां पर, पृथ्वी के केंद्र पर, एट सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र पर खड़ा है तो उसको अपना वेट कैसा लगता है, उसको अपना वजन कैसा महसूस होता है। ऑप्शन रहेगा बढ़ा हुआ, घटा हुआ, जीरो, या कुछ नहीं, हल्का, भारी, ये सब। तो कोई व्यक्ति अगर केंद्र पर खड़ा है तो आप सोचिए कि ग्रेविटी जीरो है ना, ग्रेविटी क्या जीरो है ना, तो उसको वजन एकदम पता ही नहीं चलेगा। यानी कि उसको वजन जो है, उस व्यक्ति को अपना वेटलेसनेस लगता है। वेटलेसनेस का मतलब भारहीनता। उसको अपना जो वजन लगेगा वो कैसा लगेगा, भारहीनता। ठीक है, वेट कैसा लगता है उसको, भारहीनता। क्या समझ आ गया ये पॉइंट, क्या क्लियर हुआ। यानी कि वेट उसको अपना महसूस करना है तो उसको भारीता, कहां पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो बहुत बार ये क्वेश्चन रेलवे का तो समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति सेंटर पर चल जाए, पृथ्वी के केंद्र पर चल जाए, तो उसको अपना वजन कैसा महसूस होगा, तो उसको वजन महसूस होगा भारहीनता। कैसे भारहीनता होगा, तो ये चीज आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि डिराइव आपको करना है, आपको डिराइव करना है, तो कैसे, अब बताइए। इसका मतलब अगर हमको वजन निकालना है ना, तो वजन क्या होता है, W बराबर mg, W बराबर mg। और मास उस व्यक्ति का मान के चलो कुछ भी हो, 100 kg मान के चलो, लेकिन ग्रेविटी तो जीरो हो गया ना जी ग्रेविटी कितना, जीरो। और W बराबर 100 गुना जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी 0 न्यूटन। यानी वजन कितना हो गया, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। बस इसी के कारण कि अगर जी ही जीरो हो गया तो वो मास को भी क्या कर देगा, जीरो। तो उसको अपना वजन कैसा महसूस होगा, एकदम भारहीनता, पता ही नहीं चलेगा उसको कि कितना है। ठीक है,
क्या क्लियर हुआ? अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हम निकालें सर, जैसे कि किसी का हम ग्रेविटी निकालना चाहते हैं कि यहाँ पे 0 ना हो, अगर ग्रेविटी कहीं पे 6 हो या इतना हो, तो इस हाइट पर हम पृथ्वी से इस हाइट पर चल जाएं तो कितना होगा, पृथ्वी से उस हाइट पर चल जाए तो कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है अपने पास। फॉर्मूला है जी डैश बराबर जी बटा 1 प्लस एच बटा आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि उस स्थान पर ग्रेविटी कितना है, उस स्थान पर ग्रेविटी कितना है। ये हाइट है, जितना ऊंचा लेना है ये हाइट, ये उसका रेडियस है जिस प्लेनेट का लेना है, और ये वाला ये जी का मान तो जान ही रहे हैं कितना होगा, 6.6 जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो आप समझ गए है ना। अब तो एकदम आप लोग रट लिए होंगे, जैसे कोई पूछेगा कि बड़े जी का वैल्यू कितना है तो 6.67 इंटू 10 का पावर, लेकिन इस वाले जी का वैल्यू कितना है, तो इस स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब तो सब रट गए होंगे, अब तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक समझे कि आपको समझ गए होंगे, यहां तक पूरा का पूरा क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलिए देखिए, यहां तक तो पॉइंट समझ गए। ठीक, अगर यही क्वेश्चन, अगर यहां पे हम एक क्वेश्चन आपके लिए दें, क्वेश्चन क्वेश्चन दे दें कि अगर h जो है वो r के बराबर हो जाए, अगर h जो है क्या हो जाए, r के बराबर हो जाए, तो g डैश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, g डैश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है इफ हाइट ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट देन स्मॉल g डिपेंड्स या चेंजेस या क्या होगा स्मॉल जी। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, बनाइए जल्दी। फॉर्मूला आपके पास है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप, टाइम अप। देखिए अभी भी अगर कोई बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे हमको पता है जी डैश का इफेक्ट बताना है, तो जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब हम कहें कि जी बराबर जी डैश निकालना है, 1 प्लस एच बराबर आर है, तो हम आर बटा आर लिख सकते हैं, कारण एच बराबर आर हमको दिया है, ठीक है, का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। जी डैश बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी जी बटा 2 का स्क्वायर और जी बटा 4, यानी अगर h बराबर r हो गया तो वो ग्रेविटी का कितना 1/4 हिस्सा हो जाएगा। कौन? जी डैश, नया ग्रेविटी, उस स्थान का ग्रेविटी। समझ गए इस बात को? अगर हाइट और रेडियस बराबर हो तो 1/4 हो जाता है, अगर हाइट और रेडियस बराबर हो तो क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। समझ गए? समझ गए इस पॉइंट को? तो लगभग पूरा आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ऐसा नहीं, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ऐसे ही हमारा पृथ्वी होता है, देखते हैं ना, यहां पर एक इक्वेटर होता है, ठीक है, ये वाला कहलाता है क्या, नॉर्थ पोल, और ये वाला साउथ पोल। मतलब ये दोनों पोल कहलाते हैं, पोल,
है ना, पोल कहलाते हैं। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड, ये वाला देखोगे तो ये ईस्ट साइड हो जाएगा और ये वेस्ट साइड। समझ आया? ठीक है, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड। शायद ईस्ट साइड, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अभी क्या बताए, नॉर्थ साइड। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस वाले को बोलते हैं पोल, नॉर्थ पोल ये सब। और ये जो ईस्ट वेस्ट साइड है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, इक्वेटर, जिसको और क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद विषुवत, विषुवत, विषुवत रेखा, है ना। अब इसमें अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर देखिए, तो अगर क्वेश्चन पूछे, देखिए यहां पर अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो आप लोग सोच के बताइए कि जो रेडियस होता है वो किसका ज्यादा होता है, विषुवत का कि इसका? नहीं समझ आया? कहने का मतलब है कि कोई यहां पर रेडियस ज्यादा है कि यहां पर रेडियस ज्यादा है? यहां पर देखिए तो इतना ही रेडियस, ये इक्वेटर हो गया, और यहां पर इतना, तो थोड़ा सा ज्यादा इक्वेटर पर होता है ना। और हम जानते हैं कि जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर रेडियस। यानी कि जितना, ये क्या बोलता है, जी जो है वो 1 बाई रेडियस के इनवर्सली, वो भी स्क्वायर के। यानी ये चीज क्या बोलता है हमको कि जितना ज्यादा रेडियस बढ़ेगा, रेडियस जितना ज्यादा बढ़ेगा, ग्रेविटी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही ना, ये क्या बताता है, अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो वो कहता है कि जितना ज्यादा रेडियस बढ़ेगा, ग्रेविटी उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना रेडियस कम होगा उतना ही ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उतना ही ग्रेविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से देखिए कि ये वाला पोल का रेडियस है, रेडियस एट पोल, और ये है रेडियस एट इक्वेटर। तो यहां पर देखिएगा तो इक्वेटर का जो रेडियस है वो बड़ा रहता है किससे, पोल से। किससे रहता है, पोल से। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। तो यहां से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन क्या आता है कि अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से चल के पोल की तरफ आ जाए, अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से चल के पोल की तरफ आ जाए, चल के, दौड़ के, कूद के, फांद के, हंसते खेलते, कैसे भी चल जाए पोल की तरफ, तो उस पर ग्रेविटी का असर क्या होता है, ग्रेविटी का असर क्या होता है। तो ग्रेविटी का क्या असर होगा, सोचे। ओहो, यहां पर मान के चलिए कोई व्यक्ति यहां है, अब यहां से वो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यहां पर आ गया, तो जी के वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, जी के वैल्यू पर असर क्या पड़ेगा, जी का मान बढ़ जाएगा ना, जी का मान बढ़ जाएगा। अब कहिएगा कि सर कैसे बढ़ेगा, तो रेडियस देख रहे हो बाबू, रेडियस जो है इक्वेटर का ज्यादा है और पोल का कम है। तो पोल का कम है तो वहां जी का मान थोड़ा ज्यादा रहेगा, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो पोल जी का मान क्या रहेगा, पोल की अपेक्षा कम रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ गया तो जी का मान बढ़ जाएगा, और यही कोई पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा तो जी का मान घट जाएगा। कोई पोल से इक्वेटर की तरफ गया तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गया, समझ आया ना। तो इस चीज को याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति अगर सेंटर पे चल गया पृथ्वी के तो उसको अपना भार कैसा महसूस होगा, तो बिल्कुल सही, वेटलेसनेस, भारहीनता महसूस होगा। कोई व्यक्ति
इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तो ग्रेविटी का क्या असर पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति पोल से ग्रेविटी इक्वेटर की तरफ आए तो ग्रेविटी का क्या असर होगा, तो घट जाएगा, कम हो जाएगा ग्रेविटी। क्या समझ गए इस बात को? ठीक है। कोई व्यक्ति पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रह्मांड की तरफ, आसमान की तरफ, तो जी का मान पे क्या असर पड़ेगा, तो जी का मान भी क्या होगा, घटेगा। कोई व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र की तरफ जा रहा है तो जी का मान पे क्या असर पड़ेगा, तो वो भी घट जाएगा, तो वहां भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी स्टूडेंट्स, अब ये बताइए क्या आप लोगों को अच्छे से समझ आया ग्रेविटी? क्या बहुत अच्छे से आया? आज ये हमारे फिजिक्स का लास्ट टॉपिक था जो कि इस पॉइंट के साथ पूरा का पूरा खत्म होता है। आज आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो गया है। अब आपका जब भी क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास यानी कि कल आपका हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग कम से कम बायोलॉजी के समय कोशिश कीजिए लाइव क्लास लेने का। हाँ, एक चीज और बता दें कि बायोलॉजी में हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में, कल जब बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो बायोलॉजी का जान, बायोलॉजी का शान, बायोलॉजी का सम्मान, सब चीज, जहां से कोई भी वनडे एग्जाम दे लीजिए आप, चाहे कोई स्टेट पीसीएस, कोई बिहार का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, कोई भी दे दीजिए, तो बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर क्या है, साइटोलॉजी, जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेल के नाम से। वही चैप्टर हम कल पहला स्टार्ट करेंगे। तो ये किसी भी एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर फिजिक्स पूरा क्लास किए हैं तो आप लोग सेट मार के देखिए, आप लोग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात रहा न्यूमेरिकल का, तो उस पर भी काम चल रहा है, न्यूमेरिकल भी होगा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आपका फिजिक्स पूरा खत्म हो गया है और कल स्टार्ट करना है बायोलॉजी। कल बढ़िया से एकदम नहा धो करके एकदम कॉपी पेन लेके आइएगा और बायोलॉजी का शुरुआत होगा। ठीक है, जाते जाते एक चीज फिर याद दिला देते हैं कि आपका जो जिस चैनल पे ये क्लास हो रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, उस चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब, जिसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा देर ना लेके आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।